बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है वो सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 है। पैरामैग्नेटिज़म जो है वो हमने नहीं पढ़ा था पहले लेक्चर में, बाकी प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली थी। तो जो पैरामैग्नेटिज़म है वो कुछ जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में या फिर अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। तो जो अट्रैक्ट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं और कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांजिशन मेटल्स अपने एलिमेंटल फॉर्म में या फिर कंपाउंड की फॉर्म में स्लाइटली रिपेल होते हैं। तो जो रिपेल होते हैं वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें ना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जब स्पिन करता है तो चार्ज पार्टिकल जैसे मूव करते हैं तो उनके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। तो उस मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होता है तो वो उनके दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो जब अगर कोई जो एलिमेंटल फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल या किसी कंपाउंड की फॉर्म में उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो अपोजिट होती है। अपोजिट स्पिन होने की वजह से उनका मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ये स्लाइटली रिपेल होते हैं। रिपेल इस वजह से होते हैं कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जो है वो स्पिन कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट है जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है इनका वो ज़ीरो है जब तक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो लेंज़ेस लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप पढ़ चुके होंगे फिज़िक्स में कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाला मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो उसकी स्ट्रेंथ स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगी और लेंज़ेस लॉ के मुताबिक वो इस इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के लिए उसे अपोज करेगा, जिसकी वजह से जो है वो एक दूसरे को ये स्लाइटली रिपेल करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला है कि भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, और जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें जो है वो इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना कोई जो है एलिमेंट मेटल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, यानी कि उसकी जो पैरामैग्नेटिज़म है, पैरामैग्नेटिज़म that is directly proportional to number of unpaired electrons. Paramagnetism is directly proportional to number of unpaired electrons in metal, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो या कंबाइंड फॉर्म में हो। अगर मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है तो वो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। अब यहाँ से इसी एक पॉइंट से बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि मेटल दे के उन पे चार्जेस होंगे या मेटल के कंपाउंड दे के वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे कि कहेंगे कि किसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा है। तो जिसके आप देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो उसका पैरामैग्नेटिज़म ज़्यादा है। ट्रांजिशन मेटल्स की जो कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसमें आपको मैंने दिखाया है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। स्कैंडियम का कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये स्कैंडियम से मैंगनीज़ तक जा रहा है। तो उसके बाद जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके +2 हैं। तो कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जिसकी जितनी ज़्यादा होगी तो उसका उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, तो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। स्कैंडियम +3 है क्योंकि स्कैंडियम के जो है वो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो
इसके +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो गए, तो 2 पहले S से रिमूव होंगे और 1 D से, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 0 हैं। आर्गॉन बच जाएगा, आर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं। टाइटेनियम +3 है, तो इसके D में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं तो D1 सिस्टम बनेगा ये, और इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से वेनेडियम में जो है वो D3 है, अगर S का 1 इलेक्ट्रॉन्स और D का S के 2 इलेक्ट्रॉन्स और D का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो ये बन जाता है हमारे पास D2 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से क्रोमियम +3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंगनीज़ +3 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंगनीज़ +2 में ये भी उसका कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आयरन +3 इन दोनों में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे ज़्यादा ये MCQs है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कौन से हैं और वो किन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हैं। जहाँ पर मैंगनीज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उन कंपाउंड्स की जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो उनका मैक्सिमम होगा। इसी तरह से आयरन है +2, उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से कोबाल्ट +2 में 3 हैं, निकल +2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर +2 में 1 है और जिंक +2 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायामैग्नेटिक हैं। एक तो स्टार्ट वाला डायामैग्नेटिक है जो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक लास्ट वाला जो है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब इसी बात को हमने नीचे ग्राफ में देखना है। ग्राफ में देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो जो उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो बढ़ता जा रहा है। बिहेवियर उनका मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, और सबसे ज़्यादा जो है वो मैंगनीज़ +2 और आयरन +3 हैं, इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज़ होते हुए जिंक तक पहुंचते हुए वो बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 0 हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक +2 इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और मैंगनीज +2 इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, क्या आंसर होना चाहिए? वो आंसर आप खुद ढूंढेंगे कि आप इन क्वेश्चंस के क्या आंसर बताएंगे। ये था पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और MCQs अगर पूछें तो डायामैग्नेटिक कौन कौन से हैं, स्कैंडियम और जिंक, और वो भी +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाकी जो है वो पैरामैग्नेटिक हैं। स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैंगनीज +2 और आयरन +3 का है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ने लगे नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत से आते हैं इसमें से, ज़्यादातर डेफिनेशन बेस होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं आपके पास? ये दीज आर द कंपाउंड्स formed when one or more anions or neutral molecules are bonded with metal atom or ion by coordinate covalent bond। हमने कहा है कि अगर एक मेटल को कहीं पर आप देखें कि उसके साथ
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं या कोई एनाइंस हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस कंपाउंड को आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि भाई सिल्वर है, उसके साथ 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सिल्वर को लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये बाहर यहाँ पे क्लोरीन भी है, क्लोराइड आयन है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें जो मेटल है वो सिल्वर है और जो अमोनिया है वो यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसे सिल्वर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो मैं सेकंड एग्जांपल अगर लिखूं तो मेरे पास K4FeCN6, इसमें आयरन मेटल है जिसको एनाइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये सायानाइड आइंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, भले वो यहाँ पर लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड है कि सायानाइड पे नेगेटिव चार्ज है, और वो जो है 6 सायानाइड आइंस जो है वो इस आयरन को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इनको क्या कहते हैं, ये जो बाहर जो हमारे पास मेटल है, पोटाशियम है, और यहाँ पर क्लोराइड आइंस है, इनको हम स्पेक्टेटर आइंस कह सकते हैं, या ये जो है ना वो चार्ज को बैलेंस करने वाले आइंस हैं। कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे ये, स्पेक्टेटर इसलिए कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है ये। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो हमेशा उसके जितने कंपोनेंट्स हैं वो इस ब्रैकेट में बंद होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए आए हैं। ये क्लोरीन यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि अंदर जो सिल्वर है ना उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, उस पर +1 चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया हुआ है। और ये पोटाशियम यहाँ पर इस वजह से आए हैं कि ये जो FeCN6 है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको, इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो ब्रैकेट में बंद है, इस पे जो है वो चार्ज है हमारे पास -4, और पोटाशियम जो 4 हैं उनका जो चार्ज है वो +4 है। तो ये +4 और -4 एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बताया है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये जो केटाइंस हैं या एनाइंस हैं, ये सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए हैं। तो ये अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो बाहर केटाइन आ गया, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर एनाइन आ गया चार्ज को बैलेंस करने। तो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कि ये कैसे बनते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस, हाउ मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। मेटल कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से बनते हैं कि आप ना कोई 2 साल्ट लेकर उन्हें वाटर में डिज़ोल्व कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक साल्ट है FeCN2 और पोटाशियम सायानाइड KCN, यहाँ पर KCN जो है, इन दोनों को मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया है, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये वाटर में डिज़ोल्व होकर यहाँ पे जाकर केटाइन और एनाइन बनाएंगे। ये आयरन जो है वो और सायानाइड एनाइन बनेगा और आयरन के आइंस बनेंगे, यहाँ पे पोटाशियम के आइंस और सायानाइड आइंस बनेंगे। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। जब हमने वाटर में इनको डिज़ोल्व किया है तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, ये K4, इसे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, K4FeCN, ये 6 सायानाइड, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये हमारे पास बन गया ये सारा। ये दोनों जो है वो 4 मॉलिक्यूल इस साल्ट के, और जो एक हमारे पास इस साल्ट का, आयरन के साल्ट का, ये इकट्ठे होकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और ये कॉम्प्लेक्स वाटर में डिसोसिएट होकर 4 पोटाशियम आइंस बना रहा है, और साथ में हमारे पास FeCN6, और इस सब पे जो है वो चार्ज है -4। ये उसने वाटर में केटाइंस और एनाइंस बनाए हैं। अगर यही सिंपल ये वाले जो साल्ट्स हैं अगर ये वाटर में डिसोसिएट हो जाते
तो ये जो कॉम्प्लेक्स इनाइन जहाँ पर बना है ना, ये नहीं बनना चाहिए था। तो ये दोनों साल्ट इकट्ठे होकर जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रोसीजर भी यही है कि आप साल्ट्स को वाटर में डिज़ोल्व कीजिए और वो साल्ट्स कंबाइन होकर कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर में आयोनाइज हो जाएगा और उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। इन कॉम्प्लेक्सेस में भी देखिए आप, जो इस K4FeCN6 में ये हमारे पास आयरन जो है वो मेटल है और ये 6 जो इनाइंस हैं उनसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और ये जो पोटाशियम है यहाँ पे K4, ये जो है वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए है, FeCN6। तो यहाँ पे एक्चुअली इस स्फीयर पे ना चार्ज है -4, तो उस -4 को बैलेंस करने के लिए पोटाशियम आए हैं जो कि चार्ज है +4। 3 तरह के मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। कुछ ऐसे हैं जिसका जो इनाइन होता है ना, इनाइन वो लार्ज होता है, यानी कि इनाइन कॉम्प्लेक्स होता है। डेफिनेशन वही है कि एक मेटल के साथ जो है वो न्यूट्रल या इनाइनिक जो सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हों या इनाइंस की फॉर्म में हों, वो मेटल के साथ कंबाइन करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से हैं जिनका इनाइन कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज होता है, और कुछ का जो है वो केटाइन कॉम्प्लेक्स होता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका लार्ज ना तो केटाइन होता है और ना ही इनाइन, जो जिनका कॉम्प्लेक्स केटाइन इनाइन दोनों ही नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनाइन कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं, केटाइन कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं, और इनाइन कॉम्प्लेक्स जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, केटाइन कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे पास हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनका केटाइन ना तो कॉम्प्लेक्स है और ना ही इनाइन कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं कि मेरे पास ना K4FeCN6 है, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, ये मेटल का मेन पार्ट है जो मेटल कॉम्प्लेक्स का, इस पर -4 चार्ज है, तो ये इनाइन है, तो इसका इनाइन कॉम्प्लेक्स है, जबकि केटाइन जो है वो सिंपल है, केटाइन तो इसका सिंपल है। इसी तरह से आप देखिए कि हमारे पास कॉपर है, उसके पास 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और साथ में सल्फेट है बाहर। तो इस पे सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो अंडरस्टूड है कि इस मेटल कॉम्प्लेक्स पे, इस मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, मेटल कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज है। तो इसलिए जो है ना ये केटाइन कॉम्प्लेक्स है यहाँ। इसी तरह से अगर मैं एक और लिखूं कि निकल और उसके साथ 4 कोबाल्ट जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से, तो इसमें देखिए कि निकल है और साथ में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 जो है मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो ये हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स इनाइंस, मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग केटाइन complex cations, and neutral complexes that have not either complex anions or complex cations। तो इससे नेक्स्ट जो है ना वो हम ये थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि ये ऐसे बनते क्यों हैं कंपाउंड, इनका फ़ायदा क्या है, ये इसमें स्टेबिलिटी कहाँ से आती है। यहाँ पे मेटल जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं ताकि जो मेटल्स हैं वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर सकें। मैं एक एग्जांपल से आगे बढ़ जाता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक कॉम्प्लेक्स लिखा है K4FeCN6, तो इसको अगर आप देखें कि हमारे पास
CN6 है ना, इस पे चार्ज है -4। कैसे पता चला मुझे? ये क्योंकि जो पोटाशियम है ना, पोटाशियम बाहर 4 पोटाशियम, एक पोटाशियम पे +1 चार्ज है, तो ये यहाँ पर +4 चार्ज है बाहर। तो बाकी जो पार्ट होगा वो फिर अगर ये +4 है तो ये इस पे -4 चार्ज होगा, इसलिए तो ये इस पर ओवरऑल चार्ज 0 है। तो अब FeCN6 पे -4 चार्ज है, तो ये जो इसके साथ साइनाइड लगे हुए हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस -4 चार्ज का मतलब ये है कि आयरन का और 6 साइनाइड आयन का जो है वो अगर आप चार्ज ऐड करें तो उसका जो सम होगा वो -4 के। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज लिखा होता है वो मेटल और जो उसके साथ उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए मॉलिक्यूल या फिर जो है वो एनाइंस आए होते हैं, उनके चार्ज का सम ऊपर लिखा होता है। ये किसी इंडिविजुअल मेटल का या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का चार्ज नहीं होता। तो अब हम मालूम कर लेते हैं कि यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज होगा। फिर देखें 6 साइनाइड आयंस हैं, तो एक साइनाइड आयन पे -1 चार्ज होता है, तो प्लस आयरन इज़ इक्वल टू -4 के, तो आयरन -6 इज़ इक्वल टू -4 के, तो आयरन इज़ इक्वल टू -4 + 6 इज़ इक्वल टू +2। तो इस कॉम्प्लेक्स में ना आयरन पे चार्ज है +2। तो आयरन पे चार्ज +2 है, तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, आर्गॉन 4s2 और 3d6 होता है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 4s को बाद में लिखें आप और 3d को पहले लिख लें, 3d6 और 4s2। अब ये तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आयरन +2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, एस से रिमूव होंगे, आर्गॉन 3d6। तो ये आयरन +2 की यहाँ पर जो आयरन है जो 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है उस पर चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिस पे +2 चार्ज है। तो इस आयरन पे जिस पर +2 चार्ज है इसके साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, और वो साइनाइड यहाँ पर क्या करने आए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आए हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने आए हैं। यही तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। ये साइनाइड आयन में से हर एक साइनाइड आयन जो है वो इसे इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट कर रहा है। अब ज़रा हम इस आयरन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कि ये आर्गॉन के पास आयरन +2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 आर्गॉन के, और 6 जो है वो डी में है, एस के इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने में, तो ये हो जाएगा 24। आयरन +2 के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 24, तो ये 6 साइनाइड आयंस हैं। तो आपके ख्याल में एक तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 6 साइनाइड आयंस आयरन को 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो अगर आप 24 + 12 करें तो आंसर आता है हमारे पास 36। तो 36 एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन का है जो कि एक नोबल गैस है। तो ये आयरन को क्या फ़ायदा हुआ इतना सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के? ये आयरन को फ़ायदा हुआ है कि उसने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ली है। तो इसी तरह से आप तमाम जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर उसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन काउंट, तो वो या तो किसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर रहा होगा मेट कॉम्प्लेक्स में, नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे उसके, या फिर नियरेस्ट हो जाएगा वो नोबल गैस के। कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी हैं जिसमें वो एग्जैक्टली मेटल एटम जो है वो, या मेटल आयन, यहाँ पर आयरन जैसे आयन था वो एटम नहीं था, उसने +2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए थे। तो मेटल एटम या आयन कहें, वो या तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं या उसके नियर अबाउट जो है ना वो करीब करीब चले जाते हैं।
मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं नोबल गैस की मेटल एटम को या आयन को नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर किसी मेटल कॉम्प्लेक्स को थारोली अंडरस्टूड करना है तो फिर उसके कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे हमें कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स जो है वो किसी मेटल कॉम्प्लेक्स के जो सबसे पहला हम एक मेटल कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं ताकि उससे हमें अंदाज़ा हो जाए। वही K4FeCN6 एक मेटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन या एटम होता है। सबसे पहला कंपोनेंट लिख रहा हूँ, ये आयरन। ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम होता है या फिर आयन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या फिर एनाइन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। और उसके साथ और अगर एग्जांपल देख रहे हैं आपके, हमारे पास सिल्वर है और उसके साथ 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और साथ में क्लोराइड आयन है। तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है। देखेंगे आगे हमें कैसे पता चलेगा कि एटम है या आयन है। अच्छा जी, सेकंड जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास लिगेंड्स। बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड कोई एटम होगा या फिर कोई आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा जो कि यहाँ पे ऊपर वाले केसेस में यहाँ पर सायानाइड है और यहाँ पर अमोनिया है। ये सायानाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, भले ना भी लिखा हो आपको समझना पड़ेगा। और साथ में जो अमोनिया है उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। तो कोई एटम है या कोई आयन है या कोई मॉलिक्यूल है विच सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या फिर क्या एटम अगर ना हो तो आयन भी हो सकता है, उस पर चार्ज भी हो सकता है सेंट्रल मेटल पे। तो ये हमारे पास और क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है टू मेटल बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट लिख दिया तो आगे ना भी लिखें बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो अंडरस्टूड है कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो कोऑर्डिनेट ही बनेगा, वो लोन पेयर ही डोनेट होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आप ज़रा गौर करके देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे हैं। अगर आपसे MCQs पूछें कि ये लेविस एसिड हैं कि लेविस बेस हैं। लेविस एसिड की डेफिनेशन होती है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता हो, और लेविस बेस की डेफिनेशन होती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो। तो ये लेविस बेसिस हैं, लेविस बेसिस। और या तो इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये जो है वो एनायनिक फॉर्म में होते हैं, या ये न्यूट्रल होते हैं। तो लिगेंड्स जो है वो यहाँ पे ऊपर, अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 सायानाइड जो है ना आयन, ये लिगेंड्स हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सायानाइड आयन्स ऊपर लिगेंड्स हैं और कितने हैं, 6, जो कि आयरन को सराउंड कर रहे हैं, उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में जो है वो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल जो है वो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास लिगेंड्स हैं जो सिल्वर को सराउंड करके इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस बेस पर लिगेंड्स की टाइप्स हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स हैं जो
एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। 1 पेयर डोनेट करने वालों को मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और जो 2 पेयर एक ही अगर कोई न्यूट्रल या फिर एक ही नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन हो जो एक होकर 2 पेयर डोनेट कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं बाईडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट भी होते हैं कुछ, बाईडेंटेट भी होते हैं, ट्राइडेंटेट भी होते हैं, टेट्रा, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स में, और ये ज़रा अच्छा इसकी क्या डेफिनेशन होगी, ये करता है 2 पेयर्स, 2 पेयर डोनेट करता है। लिगेंड दैट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बाईडेंटेट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स और बाईडेंटेट लिगेंड्स जो है उनको आपको याद रखना पड़ेगा कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल कौन सी हैं, ये आगे काम आएंगे हमारे। मोनोडेंटेट, और ये मैं लिख रहा हूँ बाईडेंटेट। ये ज़रा देखिए कि हमारे पास जो क्लोराइड आयन है, क्लोरीन नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जब तक उस पर नेगेटिव चार्ज ना हो। क्लोराइड आयन, इसको क्लोराइड आयन नहीं, यहाँ पर हम क्लोरो पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सेस में होगा तो क्लोरो पढ़ेंगे। जितने भी आगे हम पढ़ेंगे कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं ना, जो उनका नाम आपने जब कॉम्प्लेक्सेस में लिखना है तो ओ पे ख़त्म करना है। जैसे ब्रोमाइड आयन है, इसको ब्रोमो पढ़ेंगे हम। जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स का जो नाम है वो उनके उसके एंड पे ओ आना चाहिए। इसी तरह से आयोडो है, और सयानो है, फ्लोरो है, हाइड्रोक्सो है, नाइट्रो है, और नाइट्रोसाइल है। अब नाइट्रोसाइल, इस पे कोई चार्ज नहीं तो देखें ओ पे नहीं ख़त्म हुआ ये। वाटर है, वाटर को हम एक्वा लिखते हैं जब कॉम्प्लेक्सेस में आता है। तो इसी तरह से एमाइन है, अमोनिया को एमाइन लिखते हैं। तो ये देखिए इनके एंड पे ओ नहीं, नाम पे ओ नहीं मैंने बोला क्योंकि इन पे चार्ज नहीं है। जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं ना, उनके नाम के एंड पे ओ कहना होता है। तो ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने वाले हैं, तो इनको कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। बाईडेंटेट लिगेंड्स में हाइड्रोजीन है, NH2 2 नाइट्रोजन है, हर नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसी तरह से जो है वो हमारे पास ऑक्सीलेटो आयन है, ऑक्सीलेटो आयन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, C2H, बल्कि C2O4 और चार्ज होगा इस पर -2। तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये ऑक्सीजन डोनेट करता है, एक पेयर ये डोनेट, ये जो न्यूट्रल है ना यहाँ पे, ये नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाईडेंटेट लिगेंड। एक ही एनाइन है वो, उसके एक पेयर यहाँ से डोनेट हो रहा है और एक पेयर यहाँ से, तो 2 पेयर डोनेट करने की वजह से बाईडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सीलेटो, इसको कहते हैं ऑक्सीलेटो। अगेन देखिए नेगेटिवली चार्ज है तो ओ पे नाम मैं इसका एंड कर रहा हूँ। तो कार्बोनेटो CO3-2, ये भी हमारे पास बाईडेंटेट लिगेंड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन है एक साइड पे, उस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये सेकंड ऑक्सीजन है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्योंकि ये भी ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनेट करता है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो ये बाईडेंटेट लिगेंड है ऑक्सीलेटो, सॉरी कार्बोनेटो। कार्बोनेट वैसे पढ़ते हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स में, जब इसका नाम कहेंगे कार्बोनेटो, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स का जो नाम वो ओ पे एंड करते हैं। तो ये कम से कम 3 जो है ना वो आपको बाईडेंटेट लिगेंड्स याद होने चाहिए। ये आपसे MCQs में पूछते हैं कि हाइड्रोजीन इज़ मोनोडेंटेट लिगेंड, बाईडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट लिगेंड, तो बाई है। ऑक्सीलेटो इज़ बाईडेंटेट लिगेंड, कार्बोनेटो इज़ बाईडेंटेट लिगेंड। तो अगर चार्ज के लिहाज से देखें ना, हम क्लासीफाई करें कि जो
चार्ज है वो किसी लिगेंड्स पे कितना होता है, तो उसी हिसाब से हम जो है ना वो इस रिस्पेक्ट से देखें कि चार्ज लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं मेटल्स को, लेकिन चार्ज नहीं होता उन पे। इसी तरह से एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं, एनाइनिक, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वरना नहीं डोनेट करते अपनी न्यूट्रल फॉर्म में। न्यूट्रल लिगेंड्स में देखिए ये भी काम आएगा आगे, ज़रा देखिए। अमाइन है, इसी तरह से एक्वा है, वाटर, कार्बोनाइल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसाइल है, फॉस्फीन है, इसी तरह से जो है वो मिथाइल एमाइन है, CH3NH2। ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। वैसे आपको इनके स्ट्रक्चर से ही पता चल जाना चाहिए न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। एनाइनिक लिगेंड्स में क्लोरो है सबके नाम पे, वो फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, हाइड्रोक्सो है, सयानो है, ऑक्सो है, इसी तरह से थायो है, थायो सल्फ़र को कहते हैं। तो और हमारे पास कार्बोनेटो है और ऑक्सलेटो है, ऑक्सलेटो C2O4-2, ये हमारे पास ऑक्सलेटो। और नाइट्रो है, नाइट्रो NO2-1, ये एनाइनिक लिगेंड्स हैं। तो बहुत थोड़े केटाइनिक लिगेंड्स होते हैं। बता सकते हैं आपके केटाइनिक लिगेंड्स कम क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करना है, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, वरना इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकते हैं। लेकिन थोड़े से हैं, जैसे NO+ है, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम। अच्छा, ये जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, इनका नाम IUM पे ख़त्म होना चाहिए। न्यूट्रल का चेंज नहीं करना, नेगेटिव का O पे एंड करना है और पॉजिटिव का IUM पे। तो इसी तरह से हमारे पास NH2 और अगर NH3 हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्राजीन, तो ये हाइड्राजीनियम है, हाइड्राजीनियम। ये दो जो है वो केटाइनिक लिगेंड्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिगेंड्स की दो तरह से क्लासिफिकेशन हो गई, और ये बहुत ज़रूरी है। लिगेंड्स में से ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि लिगेंड्स क्या हैं और इनकी क्लासिफिकेशन या तो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये पूछते हैं, या फिर इनकी ऑन द बेस ऑफ चार्जेस पूछते हैं। चलें जी, मेटल था, हम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स कितने हैं। हमने कहा कि मेटल है और साथ में उसके कौन अटैच होते हैं, लिगेंड्स। इन मेटल और लिगेंड्स को हमेशा एक ब्रैकेट में बंद किया जाता है, और इस ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ भी होता है, इस सब ब्रैकेट में मेटल और लिगेंड्स को दोनों को इकट्ठे मिला के हम थर्ड कंपोनेंट बनाने लगे हैं, जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर includes metal and ligands that are enclosed in a parenthesis। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयन along with ligands is called coordination sphere। it is always usually placed in square brackets और पैरेंथेसिस। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना बेटे, याद रहे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी सम टाइम पॉजिटिव चार्ज होता है, सम टाइम नेगेटिव चार्ज होता है, और सम टाइम कोई चार्ज नहीं होता। तो तीनों तरह की पॉसिबिलिटी हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। केटाइनिक हो सकता है, एनाइनिक, और जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। फोर्थ जो है ना वो पार्ट तो नहीं है, बस हम जो है ना वो उसको समझने के लिए कह रहे हैं कि चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और न्यूट्रल भी हो सकता है। और याद रहे कि किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज लिखा होता है ना ऊपर, ये जो चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव, अंदर मेटल्स हैं और लिगेंड्स हैं, तो ये जो चार्ज है वो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड्स पे जो चार्ज है उसका सम होता है। इसको सम करें तो फ़र्ज़ किया यहाँ पर ऊपर +2 है, तो आंसर इसका +2 होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है, इट इज़ सम ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज़ सम ऑफ algebraic sum of charges of metal and ligands। दोनों के चार्ज को आप सम करें तो उतना चार्ज बनेगा जितना उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं बेटे, क्लियर हो जाए ताकि सारी बातें हमें, कि हम लिख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कोबाल्ट है, उसमें अच्छा एक बात जो है वो बता के फिर एग्जांपल बताऊं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू मेटल, जो कि एटम भी हो सकता है मेटल, या फिर आयन भी हो सकता है। जितने लोन पेयर मिल रहे होंगे ना मेटल को या मेटल आयन को, उतना उस मेटल का या उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो जैसे मैं आपको बताऊं बेटे कि हमारे पास जो कॉपर और हेक्सा इमाइन है और बाहर उसके सल्फेट है, तो यहाँ पे जो कॉपर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी कितना है स्फीयर, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सबसे पहले बताइए कि कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब कॉपर को कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करता है, 4 अमोनिया है, तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। चलें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आपको बता दिया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज वो आपको बाहर वाला जो आयन है वो बताएगा, क्योंकि उसका काम ही यही है कि चार्ज को बैलेंस करना। तो बाहर कौन आया है हमारे पास, सल्फेट, तो सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है +2। अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन है फिर, अगर ये सल्फेट -2 चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2, तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन है, कॉपर है और जो 4 अमोनिया है। अब ज़रा कॉपर पे चार्ज बताएं कितना है। कॉपर और +4 अमोनिया का जो चार्ज है ना, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास +2, क्योंकि ये सम है +2 दोनों के चार्जेस का। अच्छा, तो अमोनिया पे तो चार्ज होता ही नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये 0 +2, इसका मतलब है कि ये +2 चार्ज जो है ना वो कॉपर पे है। तो कॉपर इज़ पॉजिटिवली +2 चार्ज, पॉजिटिवली 2 चार्ज। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में इस तरह से पूछ सकते हैं कि किसी कोई आपको कॉम्प्लेक्स देंगे और कहेंगे कि यहाँ पर बताएं मेटल पे सेंट्रल मेटल एटम है जो आयन है या उस पर चार्ज कितना है। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले जो आयन्स हैं बेटे, ये सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यानी कि ये मेटल को या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे या फिर, अब ये कॉपर पे जो +2 चार्ज है ये क्यों है, अमोनिया तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना उस पर नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो +2 चार्ज आप देख रहे हैं, इसने सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, तो ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं और फिर ख़त्म ये वाला टॉपिक, फिर हम आगे लास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सायानाइड पे 6। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताइए बेटे कौन सा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। मैं अलहदा से लिख देता हूँ FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और 4 पोटाशियम बाहर आए हैं, तो इसका मतलब है कि चार्ज है +4। तो अगर बाहर चार्ज +4 है तो सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे फिर कितना चार्ज होगा, -4। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पे -4 चार्ज है। अच्छा जी, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? पोटाशियम नहीं, आयरन है। और सायानाइड लिगेंड्स हैं। मेटल और लिगेंड्स को इकट्ठे मिलाकर जब आप बता रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और उस पर -2 चार्ज है। आयरन पे चार्ज कितना होगा? आयरन पे चार्ज होगा भाई, अब देखिए जो सायानाइड हैं, इसका मतलब है कि आयरन का और 6 सायानाइड आयन का जो चार्ज है ना, उसका सम करें तो -4 आंसर आ रहा है। तो आयरन का चार्ज हमने फाइंड करना है। एक सायानाइड पे -1 चार्ज है, तो -4 आयरन इज इक्वल टू -4, और ये +- 6 होगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आयरन इज इक्वल टू +2 चार्ज। पीछे भी मेरे ख्याल में यही एग्जांपल करके आए थे। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि किसी मेटल पे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है। यहाँ पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए बेटा, इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कैसे पता चला कि भाई 6 सायानाइड, ये लिगेंड्स है ना, एक लिगेंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है। सायानाइड जो है ना मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट होंगे, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन का। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटे हम। चिलेट्स या साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, चिलेट या साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें एक मेटल को ना, एक पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, वो मेटल को, एक ही मेटल एटम को जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो पॉलीडेंटेट के। ये एक हमारे पास में ऐसे बस फर्जी बना रहा हूँ कि ये एक हमारे पास जो है वो लिगेंड है जिसके 2 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, बाईडेंटेट हैं, तो वो एक ही मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो देखिए एक रिंग बन गई है, ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को जो साइक्लिक फॉर्म में हो हम उन्हें चिलेट्स कहते हैं, और इनके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि पॉलीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, और वो पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो मेटल को, एक ही मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। अगर डिफरेंट होगा तो फिर एक मेटल यहाँ पे एक मेटल यहाँ पे, तो फिर साइक्लिक नहीं बनेगा। वो साइक्लिक तब बनेगा जब आपके पास जो है वो एक ही मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो। तो मैं क्या लिखूँ चिलेट की डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि व्हेन all the donor atoms of a polydentate ligand gets coordinated with same metal ion, a complex compound is formed. Which contains one or more rings in its structure called, उस मेटल कॉम्प्लेक्स को कहते हैं चिलेट। जैसे बेटे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो हमारे पास ना प्लाटिनियम है, उसके साथ ना 2 ऑक्सीलेटो आयन जुड़े हुए हैं। एक ऑक्सीलेटो C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, ये दोनों प्लाटिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं।
और इधर से सेकंड हमारे पास ऑक्सिलरी 2 है कि उसमें भी जो ऑक्सीजन है वो इसी प्लाटिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो देखिए कितनी रिंग्स बन गई हैं आपके पास, 2, एक ये रिंग है और एक इधर से ये रिंग है। तो ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स बना है, जिसका अगर मैं नाम लिख दूँ, नाम सिखाऊंगा आगे आपको, तो अभी से अगर इसका नाम लिखना चाहूँ ना मैं, तो इसका नाम है डाईऑक्सिलेटो प्लाटिनेट 2। ये जो 2 है ना, ये प्लाटिनियम पे यहाँ पे चार्ज है। कैसे वो खुद देख लीजिए, आपको मैं एग्जांपल करा चुका हूँ। जल्दी से जो है ना बेटे, वो हम नोमेनक्लेचर जल्दी से पढ़ लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला पॉइंट है कि आपने पहले केटाइंस का नाम लिखना होता है और फिर एनाइन का। ये कॉमन भी है। सोडियम क्लोराइड क्यों लिखते हो आप? क्लोराइड सोडियम नहीं ना लिखते हैं। पहले केटाइन का नाम लिखो और फिर एनाइन का नाम लिखो। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो अभी हम पीछे एग्जांपल्स पढ़ कर आए हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना जो हमारा, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली भी चार्ज हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देने के लिए क्या जो है वो आपने कैसे नाम देना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देना है आपने सबसे पहले लिगेंड्स लिखने हैं, लिगेंड्स के नाम, और फिर जो है ना वो आखिर में मेटल का नाम, फॉलोड बाय मेटल नेम। अब जो लिगेंड्स है वो अगर एक से ज़्यादा हों तो फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखिए, अल्फ़ाबेटिकली। ओके, आप लिगेंड्स लिखें अल्फ़ाबेटिकली, और अगर लिगेंड्स की तादाद ज़्यादा हो तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा लिख सकते हैं उनकी तादाद बताने के लिए। अच्छा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर इनाइनिक लिगेंड्स हों, इनाइनिक लिगेंड्स, तो नाम जो है ना वो ओ पे एंड होना चाहिए। नेम शुड एंड्स एट ओ। जैसे बहुत एग्जांपल पीछे फ्लोरो कार्बोनेटो, ऑक्सिलेटो, तो ये नाम। अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल, तो फिर नाम चेंज ना करें। जैसे अमाइन, एक्वा, नो चेंज इन नेम ऑफ लिगेंड्स, नो चेंज इन, ये तीसरी लिगेंड्स के बारे में बात बता रहा हूँ, नो चेंज इन नेम ऑफ लिगेंड्स। और अगर हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हो जो कि बहुत कम होते हैं, तो तब जो है ना वो IUM पे इनका नाम एंड होता है। अच्छा बेटे, लास्ट रूल है, फिर अप्लाई करके 2-4 एग्जांपल फिर ख़त्म। मैं भी थक गया हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे, लेकिन क्या कीजिए बेटे, पढ़ना तो है आखिर। तो बस आखिरी एक बात जो है वो सुन लीजिए। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अंदर जितने भी मेटल और लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज है ना, तो फिर जो अंदर मेटल एटम है, मेटल एटम, उसका नाम होना चाहिए एंड ATE पे। जैसे प्लाटिनियम हो तो आप लिखेंगे प्लाटिनेट, लेकिन तब जब प्लाटिनियम जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, जिसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यही कॉम्प्लेक्स है। बाहर वाला जो होता है वो आइन, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो वो तो सिंपल होता है। ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स हूँ अगर, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल एटम मौजूद है उसका नाम ATE पे एंड होना चाहिए। हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज हो, फिर नो चेंज इन नेम ऑफ मेटल, नो चेंज इन नेम ऑफ मेटल। इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, तब भी यही होगा कि नो चेंज इन मेटल। एक दफ़ा बेटे सारे रूल्स को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो केटाइन का नाम लिखना था और फिर एनाइन का नाम लिखना था, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है वो लिगेंड्स के नाम लिखने थे अल्फ़ाबेटिकली, और फिर उसके बाद जो है वो मेटल का नाम लिखना था।
मेटल के नाम के साथ ATE आना है अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो, या फिर इसके साथ कोई चेंज नहीं आना। लिगेंड्स के नाम जो है ना वो आप अगर देखें तो O पे एंड होंगे अगर इन पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो IUM पे ख़त्म होगा इनका नाम एंड होगा। अगर लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है तो फिर इनमें नो चेंज। अब इनको अप्लाई करना है आपने, बस एक दो एग्जांपल बेटा मैं आपको करा देता हूँ, फिर आप ख़ुद जो है ना इस बुक के लास्ट पे काफ़ी सारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका नाम लिखना है, वो आप लिखिएगा। चलिए बेटे K4FeCN6 नाम लिखना है इसका। केटाइन कौन है भाई? केटाइन पोटाशियम है, और हमारे पास ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो बंद है ये एनाइन है इस केस में। चलें भाई पहले तो केटाइन का नाम लिखना है हमने, वो है पोटाशियम। हेक्सा पोटाशियम नहीं लिखना, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। वो अंडरस्टूड ही है कि हेक्सा 4 ही पोटाशियम आएंगे, वो खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। केटाइन का नाम पहले आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बारी है तो पहले किसको नाम देंगे? लिगेंड्स को, और लिगेंड्स एक ही है यहाँ पे तो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो तरतीब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, और लिगेंड्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो सयानो O पे ख़त्म हुआ। और अब क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो आयरन जो है उसको हम लिखेंगे फेरेट। फेरेट। आखिरी बात बेटे आखिर में जो मैंने बताया नहीं पीछे, वो ये है कि आपने जहाँ पर नाम ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक ब्रैकेट में उस मेटल पे चार्ज भी बता देना है कि कितना है। यहाँ पर जो आयरन पे चार्ज है वो 2 है, हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, +2। तो आप सिर्फ 2 लिखना है हमने कि चार्ज आयरन पे 2 है। अब मैं कह रहा था कि यहाँ पर हेक्सा नहीं लिखना, पीछे 4 तादाद नहीं बतानी, तो वो अंडरस्टूड है बेटा। कैसे अंडरस्टूड है कि जब तक जो है आपको पता है कि अगर 6 सायानो ग्रुप एक आयरन के साथ मिले और आयरन पे +2 चार्ज हो तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर -2 चार्ज है, -4 चार्ज है, सॉरी -4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगर पोटाशियम मैंने केटाइन के तौर पर लिखा है तो अंडरस्टूड है कि 4 ही पोटाशियम हो गया। अच्छा जी, लिख रहे हैं हम प्लाटीनियम, आगे क्लोरीन है, NO2 है, अमोनिया है, और अमोनिया की तादाद 4 है, और आगे सल्फेट है। देखिए ये हमारे पास केटाइन है, केटाइन का नाम पहले लिखना है। अब की बार हमारा कॉम्प्लेक्स केटाइन है तो, और आगे ये एनाइन है, केटाइन का नाम पहले और एनाइन का बाद में। तो लिखिए ज़रा बेटे केटाइन का नाम कितने पहले केटाइन में एक मेटल है सेंट्रल मेटल, और 3 तरह के लिगेंड्स हैं। 3 लिगेंड्स में जो हमारे पास सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो एमाइन है क्योंकि वो A से स्टार्ट हो रहा है, और फिर C क्लोरो, और आखिर में जो है वो नाइट्रो। तो एमाइन कितने हैं? हेक्सा। 4 एमाइन है हमारे पास, हेक्सा नहीं सॉरी टेट्रा एमाइन। क्लोरो एक ही है तो क्लोरो। अब एमाइन और क्लोरो O पे एंड होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। और आगे नाइट्रो, और ये न्यूट्रल लिगेंड्स, ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो देखें प्लाटिनेट नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर मेटल के एंड पर ATE लिखते हैं तो हम लिखेंगे प्लाटीनियम। अच्छा जी, प्लाटीनियम पे चार्ज कितना है वो फ़ौरन जहाँ पर भी मेटल का नाम हो फ़ौरन आगे उसका चार्ज लिखना है। यहाँ पर प्लाटीनियम पे चार्ज है बेटे 4। ये तो केटाइन का नाम हुआ है, अभी एनाइन आगे क्या है? सल्फेट। इस कोऑर्डिनेशन का स्फीयर का इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। अच्छा बेटे, ये हमने पढ़ा है अभी जितना,
इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे उनकी एक लिस्ट बना देता हूँ, बट ज़्यादातर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे ना यहाँ पे, कि जो हमने पढ़ा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स और पैरामैग्नेटिज्म, बल्कि हमने पढ़ा है ना पैरामैग्नेटिज्म, इसकी आपसे रीज़न पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन पूछ सकते हैं और रीज़न, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म क्या है और उसकी रीज़न बताइए, ऐसा क्यों होता है। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, आपको दे देंगे ऑप्शन आइंस बताएंगे और बताएंगे कहेंगे कौन सा ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो वो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, आपसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें से जो कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस कॉम्प्लेक्सेस में से, मेटल कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन, इस तरह से लिगेंड्स की डेफिनेशन और लिगेंड्स की टाइप्स पूछ सकते हैं आपसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, और चार्ज पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, और पूछ सकते हैं आपसे चिलेट पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि चिलेट्स क्या और एक एग्जांपल बताइए, और जो है वो नोमेनक्लेचर में सिंपल जो है वो रूल्स पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन पूछते नहीं हैं, रूल्स आ नहीं सकते क्योंकि आप उनको अप्लाई करना आता हो, या फिर जो है ना वो नेम देंगे कोई और उनका आपने नाम लिखना होगा, तो वो प्रैक्टिस करेंगे आप, इस चैप्टर के एंड पे हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिए। इस लेक्चर को जो है ना वो ज़रूर सुने, और चाहे आहिस्ता आहिस्ता सुने, चाहे आप जो है वो इसको तेज़ सुने, वक्फे से सुने, लेकिन सुनिए ज़रूर क्योंकि इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। अल्लाह हाफिज़।